माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द या हेडेक जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे मेडिकल टर्म में इसको ए पेक्यूलियर टाइप्स ऑफ हेडेक कहते हैं। एक विशेष प्रकार का सर दर्द जो सूर्य के निकलने से यानी सूर्योदय होने से लेकर के सूर्यास्त तक ये रहता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस चैनल के माध्यम से। और मैं देशवासियों से अपेक्षा करता हूं कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और इसका आनंद ले रहे होंगे। डॉक्टर श्रीवास्तव, सबसे पहले तो हमें आप ये बताइए कि जो माइग्रेन की समस्या होती है, जो आजकल सबसे ज्यादा देखी जाती है, वो क्यों होती है, इसके होने की वजह क्या है और माइग्रेन दरअसल होता क्या है? जी वंदना जी, आपका बहुत ही सामयिक सवाल है। माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द या हेडेक जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे मेडिकल टर्म में इसको ए पेक्यूलियर टाइप्स ऑफ हेडेक कहते हैं। एक विशेष प्रकार का सर दर्द जो सूर्य के निकलने से यानी सूर्योदय होने से लेकर के सूर्यास्त तक ये रहता है। और सूर्योदय की किरणें जो जो सूर्य ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, ये अनुभव में देखा गया कि इन रोगियों को सिर दर्द की पीड़ा बढ़ती जाती है और दोपहर तक बहुत ज्यादा हो जाती है और 2 बजे के बाद फिर धीरे धीरे ये कम होना शुरू होता है। सूर्यास्त होने तक ये धीरे धीरे सबसाइड कर जाता है और कभी कभी ये रात में ही बना रहता है, यानी सिर का दर्द सुबह से लेकर के और शाम तक कंटिन्यूअस बना रहना, ये माइग्रेन की डिफिनीशन में आता है, माइग्रेन की परिभाषा में आता है। जहां तक माइग्रेन क्यों और कैसे होता है, अभी इस पर बहुत ज्यादा शोध की आवश्यकता है, लेकिन जो अब तक के रिजल्ट आए हैं पिछले मेडिकल साइंस के पिछले 100 और 150 वर्षों के इतिहास में, और इस पर जितने एक्सपीरियंस हुए हैं हमारे चिकित्सक साथियों के, उसमें सबसे पहला काज तो यह आया है कि अगर हमारे सिर के भाग में यानी सेरेब्रल पार्ट में या हमारे ब्रेन पार्ट में हमारी धमनियों का अचानक विस्तार हो जाना, या गले के ऊपर सर्वाइकल पार्ट से ऊपर हमारे ब्रेन तक धमनियों का बहुत ज्यादा विस्तार होना और रक्त का प्रवाह सीधा धमनियों के माध्यम से पूरे ब्रेन के चारों ओर बढ़ जाना, और यह अचानक होता है। अब अचानक क्यों होता है, इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये होता है कि लगभग इसमें 40% रोगी को तो पूरे सिर में दर्द देखा गया है और 10% लोगों को सिर्फ बाएं भाग में, सर के बाएं भाग या दाएं भाग में अल्टरनेट दर्द देखा गया है। जो अब इसमें होता क्यों है, पहला चीज तो यह है कि धमनियों का अचानक हमारे चारों ओर खुल जाना, ब्रेन में जाकर के किसी प्रेशर से, हाइपर ब्लड प्रेशर में के रोगियों के लिए, हाइपर टेंशन वाले रोगियों के लिए, या ऐसे लोगों को देखा गया है जो मानसिक दबाव में ज्यादा रहते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं, हिस्टीरिया के पेशेंट में, एपिलेप्सी के पेशेंट में भी ये देखा गया है। महिलाओं में मेनोपॉज यानी जब उनका पीरियड समाप्त होने लगता है लगभग 45 साल की उम्र के बाद, तो जो शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उससे भी जो धमनियां हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं, इनमें ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होने लगता है हमारे ब्रेन की तरफ, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो कैविटी है उसमें जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, वहां से हार्मोनल सेक्रेशन को रोकने के लिए भी रक्त का प्रवाह सर की तरफ ऊपर ज्यादा होता है। और विशेष करके अत्यधिक मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति जो ज्यादा मेंटल वर्क करते हैं, लिखा पढ़ी का काम या ऑफिसों में अकाउंटेंसी का काम, अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, या ऐसे इंजीनियरिंग के काम जहां पे दिमाग नक्शा बनाना है या कुछ करना है, लेकिन आमतौर से ये लगभग 10% तो पुरुषों को होता है, लेकिन 80% महिलाओं में रोग ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि महिलाओं में चिंतन और विशेष तमाम परिस्थितियों में उनके अंदर मनन चिंतन की या क्रोध करने की अधिक संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उनमें तमाम ऐसे भी रोग होते हैं, शारीरिक दशाएं, जिससे उनका चिंतन और ब्लड सर्कुलेशन ब्लड के ब्रेन की ओर बढ़ जाता है, तो माइग्रेन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। आमतौर से मेडिकल टर्म में इसे हम हेमिकैरिया भी कहते हैं माइग्रेन को। और मस्तिष्क में धमनियों के अचानक ब्लड सर्कुलेशन के प्रवाह में माइग्रेन के चांसेस बढ़ते हैं। और अगर ये शुरुआत होती है तो कभी कभी ये 4 घंटे रहता है, या 4 घंटे से 72 घंटे तक भी देखा गया है। इसमें 84% केसों में लोगों को मतली आती है, 55% लोगों को उल्टियां भी होने लगती हैं। जब किसी को माइग्रेन हो जाता है तो क्या सभी के साथ में ऐसा होता है कि वॉमिटिंग आना करना, या इसके और क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चले कि माइग्रेन हो गया है? जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है। देखिए, सभी को उल्टी या मतली नहीं आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि रोगी अपने काम में लगा हुआ है
जबरदस्ती उसको काम करना ही, मान लीजिए घर में महिला है, वो अकेली महिला है तो उसको काम भी करना, सर दर्द हो रहा है तो वो उसकी आदी हो जाती है, नियमित हो जाती है, चूंकि उसके एक हैबिट में आ जाता है कि मेरा सर दर्द तो चलता ही रहेगा और वो अपने नियमित कार्यों को करती रहती है। लेकिन जो उसमें लक्षण देखे गए हैं वो लक्षण होते हैं कि जैसे उसको अंधेरा बहुत अच्छा लगने लगता है, रोगी के पूरे शरीर में एक सनसनाहट लगती है, एक अजीब सी उलझन होती है चेहरे पर, और विभिन्न प्रकार के जो पेन किलर हैं उसको खाने के बाद भी सर का दर्द नहीं जाता, ये सबसे बड़ी बात है। और लगता है कि सर पे टपकन हो रही है या कोई हथौड़ा मारा जा रहा है, इस तरीके की उसको आभास होता है। घर में अगर शोरगुल हो ज्यादा हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं या लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो लगता है कि बिल्कुल ना हो, शांत वातावरण हो, उसको अजीब सी उलझन होने लगती है शोरगुल से, तेज आवाज उसको बिल्कुल सहन नहीं होती है। और ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं में या पुरुषों में ही है, ये बच्चों में भी जन्म से होता है। छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते हैं उन बच्चों को भी ये माइग्रेन रोग देखा गया है। बच्चे जब चिड़चिड़ापन अधिक हो जाए या बच्चे अचानक रोना शुरू कर दें और दिन भर रोने की स्टाइल उनकी चलती ही रहे, ये पता ही ना चले कि उनको खाना पीना सब दिया जा रहा है फिर भी बच्चा रोता जा रहा है। और बच्चे को तब ये समझ जाना चाहिए माता पिता को कि इसको हमको किसी बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाना है, और वहां पे फिर ये जज किया जाता है कि बच्चे को माइग्रेन है या इसको सर दर्द है। क्योंकि इसमें 20% केसेस जेनेटिक काज के हैं, अगर माता पिता को या उनके चाचा या बाबा या नाना या बाबा को है, मामा को है, तो भी ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलते हुए देखे गए हैं। इस नाते जेनेटिक काज के अलावा जो मेंटल काज है कि अत्यधिक चिंतन और शोधन में ऐसे लक्षण हमारे हर रोगी में देखे गए हैं। हम ये भी मान सकते हैं कि विशेष प्रकार के चिंता या अवसाद करना, या महिलाओं में मीनोपॉज की प्रक्रिया जब समाप्त होने लगती तो उनके जांघों में, पैर के कमर में एक खिंचाव सा आने लगता है, वो पलथी मार के बैठने में उनको बड़ी समस्या होती है, लगता है कि पूरी जांघ उनकी खिंची हुई आ रही है, या उनको लगता है कि मांसपेशियां हमारी अजीब सी खिंचाव में आ रही हैं, हिप्स में उनके तनाव आ जाता है, बोलने में उनको दिक्कत होती है, आंखों से देखने में आंखों में भारीपन महसूस होता है। ये तमाम लक्षण माइग्रेन के ही हैं। जब किसी को माइग्रेन हो जाता है तो उसे क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, माइग्रेन अगर रोगी को ये आभास हो जाए या डॉक्टर के को ये द्वारा ये बता दिया जाए कि आपको माइग्रेन है, तो रोगी को पहली चीज तो अपने आप को चिंता मुक्त रखना है, हंसते बोलते रहना है, लोगों के साथ उठते बोलते ऐसे माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना है जहाँ पे हंसी खुशी का माहौल हो, रोगी अकेला ना रहे, विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में वो काम में अपने आप को व्यस्त रखे, लेकिन अकेलापन महसूस ना करे। प्राय उसके घर के परिवार के अन्य सदस्यों को उसको अकेला न रहने के लिए ये सलाह दी जानी चाहिए और विभिन्न कार्यों में उसको अपने साथ एडजस्ट करना चाहिए। सोने में उसको भरपूर नींद, जो नींद का समय है रात 10 बजे से लेकर के सुबह 5, साढ़े 5 या 6 बजे तक का समय, यानी लगभग 8 घंटे की नींद ऐसे रोगियों को मिलनी ही चाहिए। शोरगुल कम होना चाहिए घर में ऐसे वातावरण में, और खान पान में हरी साग सब्जियों का प्रयोग, भरपूर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स की चीजें रोगी को मिलनी चाहिए। विटामिन सी की मात्रा भी मिलनी चाहिए जिससे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे। और किसी प्रकार के हादसे वगैरह जैसे कहीं हो जाते हैं तो ऐसे स्थानों पे इन रोगियों को जाने से बचना चाहिए जहां पे अचानक कोई ऐसी घटना घट जाए जहां पर शोक संताप हो या रोग विलाप हो, उन स्थानों पर माइग्रेन के रोगी को जाने से बचना चाहिए। क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसका कोई इलाज है? वंदना जी, आपका सवाल सामयिक ही है, और चूंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमारे पास किसी रोग की दवा नहीं, जैसा मैं बार बार अपने हर वीडियो में इस बात की चर्चा करता हूं कि हमारे यहाँ अंगों को होम्योस्टेसिस में लाने की औषधियां हैं। तो चूंकि पूरा का पूरा माइग्रेन हमारे ब्रेन सिस्टम से संबंधित है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित है, चिंता, भय, क्रोध से संबंधित है, तो इस नाते हम केवल ब्रेन से संबंधित विभिन्न प्रकार के अंगों की औषधियों का चुनाव इसमें करते हैं। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम 2 फार्मूले बहुत कारगर हमने रखे हैं जो देश के विभिन्न चिकित्सकों ने मेरे बताए फार्मूलों पर प्रयोग किया और उनके रोगियों को इससे लाभ मिला है। पहला फार्मूला हम देते हैं सी ग्रुप की मेडिसिन में C1, यस ग्रुप की मेडिसिन में S5 और एफ ग्रुप की मेडिसिन में F1, यानी C1, S5, F1, और एक इलेक्ट्रिसिटी हम WE देते हैं। जब इन चारों दवाओं की हम 30-30 बूंद 30 ml के डिस्टिल वाटर मिला करके रोगी को 30 बूंद 1 कप पानी में दिन में 4 से 6 बार, जैसे उसकी रोग की आवश्यकता हो, वो फिजिशियन अपने सामने रोगी को समझ सकता है, 4 से 6 बार उसको पिलाया जाता है। दूसरी दवा हमारी CNS है जो एक कंपाउंड मेडिसिन है, जिसके साथ हम P4 यानी ऑक्सीजन की सप्लाई भी हम ब्रेन के साइड में बढ़ाना चाहते हैं, जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई जाने से एनर्जी कोशिकाओं में जाएगी और ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होगी, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का समावेश होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन तेजी से बनेगी और एनर्जी तेजी से कोशिकाओं में पहुंचेगी।
तो ब्लड सर्कुलेशन वहां पर प्रॉपर रुकने नहीं पाएगा हमारे ब्रेन के साइड में, तो सर दर्द में आराम मिलेगा। तो हम यहाँ देते हैं CNS और P4, और इसको हम 20-20 ड्रॉप सुबह शाम 2 बार रोगी को सुबह खाली पेट और रात में सोते समय पिलाते हैं। तो जो रात की डोज है वो हमारी दोपहर बाद तक काम करती है, और फिर उसके बाद हम दूसरी डोज उसको दे देते हैं, तो वो रात तक काम करती है। इसमें जो सूर्य की किरणों की बात है कि सूर्य की किरणों के बढ़ते हुए ताप का जो तात्पर्य है, इसका सीधा संबंध ये है कि हमारी आंखों पर विशेष प्रकार के जो आती है या जो लाइट सूर्य की आती है, उससे जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश से हमारी तंत्रिका आंखों की तंत्रिकाओं को और मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को सहन करने में जो कष्ट होता है, इस नाते हम यहाँ पे एक और फार्मूला बनाते हैं यश12 के साथ हम F1 मिला देते हैं, और 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 बार हम पिलवाते हैं। तो हमारे जब ये 3 फार्मूले रोगियों को दिए जाते हैं, तो रोगी 1 महीने के अंदर अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, लेकिन हम उसकी दवा 6 महीने तक लगातार चलाते हैं प्रिकॉशन के रूप में, क्योंकि आगे फिर उसको ये रोग रिपीट होने की संभावनाएं होती हैं। और जो जेनेटिक रोगी होते हैं, जो अपने माता पिता से इस रोग को प्राप्त करते हैं, कि उनको कोई एक सामयिक रोग नहीं है कि पता चला कि उनके माता पिता को या उनके नाना के परिवार में किसी को था, तो उन रोगियों को लगभग हम 1.5 वर्ष तक लगातार दवा देते हैं। लाभ तो उनको 1 महीने में हो जाता है, लेकिन उनको 1.5 वर्ष तक लगातार देते रहते हैं, ताकि फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन में हम इसको थोड़ा सा ब्रेक कर सकें या उसको बैरियर दे सकें। जब किसी को माइग्रेन हो जाता है तो उस वक्त उसे क्या खाना पीना चाहिए और क्या खाना पीना बिल्कुल नहीं चाहिए? जी, ये भी सवाल आपका बहुत अच्छा है। देखिए, मैंने ऊपर पहले भी बता दिया, लेकिन फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं कि माइग्रेन होने पर रोगी को सुपाच्य भोजन करना है। ऐसा भोजन करना जिसको खाने के बाद उसके शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की मात्रा एक निश्चित दायरे में, जो मेडिकल एथिक्स में कहा गया, उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए अपने डॉक्टर की सलाह पर कि हमको कितनी खुराक लेनी है किस चीज। और सोने से पहले उसको पानी का 1 गिलास हल्का गुनगुना जल पी करके सोना चाहिए, जिससे उसके ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपर रात में सोते समय उसको डिस्टर्बेंस ना हो और सुबह वो अपने आप को फ्रेश महसूस करे। तो भोजन सुपाच्य होना चाहिए, हरी साग सब्जियों का प्रयोग होना चाहिए, तली भुनी चीजों से उसको बिल्कुल बचना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। उसको कब्ज अगर होगी तो गैस बनेगी, गैस से भी ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की ओर भागेगा, तो वहां पे भी हमारी धमनियों में इस पर प्रेशर पड़ेगा। इस नाते कॉन्स्टिपेशन या कब्ज से भी बचना है। सुबह हमारा पेट साफ भी होना चाहिए। तो ये ऐसे भोज्य पदार्थ लें, रेशेदार साग सब्जियां लें और चोकरदार रोटी का प्रयोग करें। ये तमाम प्रिकॉशन लेने से हम माइग्रेन के रोग को नियंत्रित भी कर सकते हैं प्रिकॉशन के द्वारा भी। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों के लिए अपना फोन नंबर भी बता दूं कि आप अपने फोन नंबर पे भी हमसे सवाल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9793252355। ये मेरा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।